हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन क्लासेस में। मैं सुरभि आज आपके लिए लेकर आई हूँ बायो के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको दिलाएंगे बायो में पूरे के पूरे नंबर। तो बीच में स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर कमेंट करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 6 चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग। 6 चैप्टर से मैंने आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वंशागत एवं संक्रामक रोग में अंतर एक एक वाक्य में लिखिए। हमें बताना यह है कि वंशागत रोग क्या होते हैं और संक्रामक रोग क्या होते हैं। हम उसमें एक ही अंतर लिखना है, वो भी एक वाक्य में, यानी कि एक लाइन में ही लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं वंशागत रोग। ये रोग जन्मजात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, यानी कि ये जन्मांतरों से रोग होते हैं, वंशागत होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी कि हमारे पापा से हमारे बच्चों को, हमसे हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों से उनके बच्चों को, इस तरह। तो ये रोग जन्मजात एवं वंशागत होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, दंत्र कोशिका अरक्तता, फिनाइल कीटोन्यूरिया आदि। चलिए देखते हैं संक्रामक रोग में। संक्रामक रोग, ये रोग रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं और एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलते हैं, यानी कि इन रोगों की कोई वंशागत वो नहीं होती है, ये सिर्फ रोगाणुओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं और मनुष्यों के द्वारा फैलते हैं एक दूसरे पर, जैसे जुकाम, फ्लू, सिफिलिस आदि। चलिए देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। मनुष्य में विषाणु जनित 4 रोगों के नाम लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं 4 रोग। मैंने 4 से ज़्यादा लिख दिए हैं क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम हो कोई नाम याद करने में तो आप दूसरा कुछ याद कर सकें। तो पहला है चेचक, हर्पीज, पोलियो, डेंगू, ज्वर, मम्पस, खसरा, रेबीज आदि विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। इसमें 4 ही बोल रहे थे, मैंने 4 से ज़्यादा लिख दिए हैं ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको खसरा नहीं याद हो रहा है तो आप चेचक या हर्पीज या पोलियो या डेंगू इनमें से कुछ याद कर सकते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। मलेरिया रोग बताना है तथा उसके लक्षण तथा उसके उपचार बताना है। मलेरिया बहुत ही संक्रामक और सबसे ज़्यादा फैलने वाला, गर्मियों में देखते हैं आपको टाइफाइड मलेरिया हो जाता है, तो इससे बहुत लोग की जान भी जाती है। चलिए देखते हैं इसके रोगजनक लक्षण एवं उपचार। मलेरिया मलेरिया का रोग कारक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआंस होता है जो द्विपोषदीय परजीवी है। प्राथमिक पोषद मानव और द्वितीयक पोषद मादा एनाफिलीज है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। मलेरिया रोग फैलाने वाले प्रोटोजोआंस की विभिन्न जातियां हैं, यानी कि जो मलेरिया रोग फैलाती हैं उनके फैलाने वाले प्रोटोजोआंस की विभिन्न जातियां हैं। चलिए देखते हैं मलेरिया के प्रकार। चलिए देखते हैं मलेरिया कितने प्रकार का होता है। मलेरिया मुख्यतः 4 प्रकार का हो। पहला होता है सुदम तृतीयक मलेरिया, दुर्दम तृतीयक मलेरिया और तीसरा होता है चतुर्थ मलेरिया, चौथा होता है ओवल मलेरिया। चलिए देखते हैं पहला सुदम तृतीयक मलेरिया। यह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा होता है। इसमें ज्वर की पुनरावृत्ति अवधि 48 घंटे होती है, यानी कि अगर आपको सुदम तृतीयक मलेरिया हो जाता है तो इसमें आपको बुखार 48 घंटे के अंदर ही आ जाएगा, 48 घंटे की अवधि में ही आ जाएगा। देखते हैं दूसरा दुर्दम तृतीयक मलेरिया। यह प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा होता है। इसमें ज्वर की पुनरावृत्ति 48 घंटे के बाद होती है तथा रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। यानी कि आपको तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है, यानी कि आपको प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा होता है ये। इससे ज्वर की पुनरावृत्ति 48 घंटे के बाद होती है, यानी कि अगर आपको इसमें बुखार आ जाती है तो इसमें इतनी तेज बुखार आती है, 48 घंटे बाद आती है कि रोगी की मृत्यु भी हो जा सकती है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बच कर रहें आप लोग। चलिए देखते हैं तीसरा टाइप।
तीसरा चतुर्थ मलेरिया। इसका नाम चतुर्थ मलेरिया है तो आप कंफ्यूज ना होए, ये तीसरा वाला मलेरिया ही है, इसका नाम है चतुर्थ मलेरिया। चलिए देखते हैं चतुर्थ मलेरिया को, आई मीन तीसरे मलेरिया को। यह प्लाज्मोडियम मलेरी द्वारा होता है। ज्वर की पुनरावृत्ति 72 घंटों पश्चात होती है, यानी कि आपको बुखार इसमें, अगर आपको चतुर्थ मलेरिया रोगी को हो जाता है तो उसको बुखार 72 घंटों बाद बुखार आएगी। यह सबसे क्विल मलेरिया भी कहलाता है, सबसे क्विल मलेरिया भी कहलाता है। इसमें बुखार 72 घंटों पश्चात आती है, उसके बाद 72 घंटों के बाद आती है। चलिए देखते हैं फोर्थ टाइप। फोर्थ है आवेल मलेरिया। यह प्लाज्मोडियम ओवेल द्वारा होता है। यह सबसे कम हानिकारक है। ज्वर की पुनरावृत्ति 48 घंटों में होती है, यानी कि अगर आपको ओवेल मलेरिया हो जाता है तो यह उन सब तीनों मलेरिया से तो कम ही है, बताया जा रहा है कि कम हानिकारक है। इसमें ज्वर की पुनरावृत्ति 48 घंटों में ही होती है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं आगे देखते हैं इसके लक्षण। इस रोग में रोगी की भूख मर जाती है, यानी कि आपको ये सब मलेरिया हो या कुछ और हो यार, कि अगर तबीयत खराब हो जाती है तो कुछ भी खाने पीने में अच्छा नहीं लगता है, ये बात तो हकीकत है। और जब तक खाने पीने का सिस्टम सही नहीं होगा, आप खाना पीना नहीं खाएंगे, तब तक कोई भी बीमारी सही नहीं हो सकती है, इतना मैं कह सकती हूँ। चलिए देखते हैं लक्षण। इस रोग में रोगी की भूख मर जाती है, रोगी को तीव्र ज्वर चढ़ जाता है, रोगी की सिर, पेशियों और जोड़ों में तीव्र दर्द होता है, यानी कि ये जो मलेरिया होता है तो इसमें तीव्र ज्वर चढ़ती, बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है। रोगी के सिर, पेशियों तथा जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है। इस रोग में रोगी की भूख मर जाती है। अब देखते हैं बचाव एवं नियंत्रण। चलिए देखते हैं बचाव एवं नियंत्रण। वयस्क मच्छरों के लार्वा तथा प्यूपा का विनाश मलेरिया से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है, यानी कि इन सब के उपाय और लक्षण जो बचाव के हैं तो उनमें वयस्क मच्छरों के लार्वा तथा प्यूपा का विनाश मलेरिया का सबसे अच्छा प्रभावी उपाय, यानी कि अगर आप लार्वा तथा प्यूपा को विनाश कर देते हो तो मलेरिया से आप बहुत ही आसानी से बच सकते हो। चलिए देखते हैं मलेरिया से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। इसके अलावा साफ सफाई, मच्छरदानियों का प्रयोग तथा मच्छर रोधी क्रीमों का उपयोग भी मलेरिया को नियंत्रित कर सकता है। हाँ, साफ सफाई तो हर जगह जरूरी है, साफ सफाई नहीं होंगे तो मच्छर तो आने ही आने हैं। और मच्छरदानी का प्रयोग करें, खास करके गर्मियों में। और ठंडियों में तो भला ठीक है कि नहीं मच्छर आते उतने ज़्यादा, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा मच्छर आते हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छर रोधी क्रीमों का उपयोग करें, मलेरिया को नियंत्रित कर सकता है। देखते हैं तीसरा, मच्छर के जनन स्थानों को नष्ट कर देना चाहिए तथा नालियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। सही बात है, जब मच्छर के जनन स्थानों को ही नष्ट कर देंगे तो मच्छर आएंगे कहाँ से। इसलिए हमें मच्छर के जनन स्थानों को नष्ट कर देना चाहिए तथा नालियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। फोर्थ, पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, उस स्थान पर मिट्टी डाल देना चाहिए। अगर जहाँ पे बहुत सारा पानी भरा हुआ या गड्ढे हैं जहाँ पे पानी भर सकता है, जहाँ पे मच्छर उत्पन्न हो सकते हैं, तो वहाँ पर हमें मिट्टी डाल देना चाहिए। ना तो वहाँ पे पानी जमा होगा, ना ही मच्छर उत्पन्न होंगे और ना ही हम लोग बीमार होंगे। चलिए देखते हैं आगे। इसके आगे है उपचार, इसके उपचार बताने। उपचार, मलेरिया के उपचार के लिए 300 वर्षों से कुनैन एक ऐसी औषधि है, परंपरागत औषधि है जो कि मलेरिया में बहुत ही सहायक है। परंपरागत औषधि दी जाती है, यह रोगी के रुधिर में उपस्थित प्लाज्मोडियम की सभी प्रावस्थाओं को नष्ट कर देती है। कुनैन से मिलती जुलती कृत्रिम औषधियाँ एटिब्रिन, बेसोक्विन, एमक्विन, मेलोसाइड, मेलुब्रिन, निवाक्विन आदि आजकल प्रचलित है। आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सक्रिय तथा निष्क्रिय परिरक्षा में महत्वपूर्ण भेद बताइए। सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भेद बताइए, अथवा प्रतिरक्षा क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। चलिए देखते हैं, 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए। तो मैं अपने हाथ से नोट्स बनाती हूँ, उसके बाद ही आपको प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं और जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे हुए, मैं वही क्वेश्चन आपको बताती हूँ। हर बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप अगर इनको तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे इनके नंबर मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम में बायो में आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है, आप 100 में 100 अचीव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर।
सक्रिय प्रतिरक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा या असक्रिय प्रतिरक्षा, उसी को कहते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा को ही असक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। तो उसमें हमें अंतर बताना है। चलिए देखते हैं। पहला है सक्रिय, पहले सक्रिय प्रतिरक्षा में देखते हैं, उसके बाद निष्क्रिय प्रतिरक्षा या असक्रिय प्रतिरक्षा में देखते हैं। सक्रिय प्रतिरोध उत्पन्न करने हेतु शरीर में प्रचलित प्रविष्ट कराए जाते हैं। यानी कि सक्रिय प्रतिरक्षा जो होते हैं तो प्रतिरोध उत्पन्न करने हेतु शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट कराए जाते हैं। और उसमें निष्क्रिय प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर में डाले जाते हैं, यानी कि वो उत्पन्न नहीं कराए जाते हैं, डायरेक्ट डाल दिए जाते हैं शरीर में। चलिए इधर सक्रिय में देखते हैं दूसरा। शरीर की अपनी कोशिकाएं संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षी विकसित करती हैं। यानी कि शरीर की जो अपनी कोशिकाएं होती हैं, शरीर की खुद की कोशिकाएं होती हैं, संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षी विकसित करती हैं, यानी कि संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षी विकसित करती हैं। देखते हैं इसमें ये प्रतिरक्षी निष्क्रिय प्रतिरक्षी में देखते हैं। ये प्रतिरक्षी किसी और प्राणी के शरीर में प्रचलित प्रविष्ट कर के बनाए जाते हैं। ये प्रतिरक्षी किसी और के शरीर प्राणी के शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट करके बनाए जाते हैं। तीसरा देखते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा में। ये क्षमता उत्पन्न होने में समय लगता है। ये इसमें अगर सक्रिय जो होता है, सक्रिय प्रतिरक्षा में क्षमता उत्पन्न होने में समय लगता है। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में देखते हैं, इससे शरीर में प्रतिरक्षा जल्द प्राप्त हो जाती है। यानी कि इसमें समय लगता है, सक्रिय प्रतिरक्षा में इसमें समय नहीं लगता है, जल्द प्राप्त हो जाती है। उदाहरण सक्रिय प्रतिरक्षा में जैसे उदाहरण चेचक की प्रति प्रतिरक्षा, चेचक के प्रति प्रतिरक्षा। चौथा देखते हैं इसमें निष्क्रिय प्रतिरक्षा में। यह प्रतिरक्षा उसी समय काम करती है, लंबे समय तक नहीं। यानी कि यह जो प्रतिरक्षा होती है ये बस उतने ही टाइम तक काम करती है, उसके बाद नहीं काम करती। यह प्रतिरक्षी उसी समय तक काम करती है, लंबे समय तक नहीं। कुछ समय पश्चात यह नष्ट हो जाती है। उदाहरण जैसे टिटनेस, पोलियो, टीबी आदि टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा। चलिए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ, तो चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम, लक्षण, उपचार तथा बचाव के उपाय बताइए। यानी कि विषाणुओं से उत्पन्न तो कई रोग होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक रोग को ही लिखना है, उस पर टिप्पणी लिखनी है। चलिए देखते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम एड्स एक विषाणु जनित रोग है। एड्स का कारक ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी कि HIV है। यह एक आरएनए युक्त विषाणु है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा DNA बना लेता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम एड्स एक विषाणु जनित रोग है। एड्स का कारक ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी कि HIV है। यह एक आरएनए युक्त विषाणु है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा DNA को बना लेता है। एड्स तथा उसके लक्षण, एड्स एंड इट्स सिंबल्स। चलिए देखते हैं। HIV की मुख्य लक्ष्य कोशिकाएं यानी कि टारगेट सेल्स T4 लिम्फोसाइट्स होती हैं। यह इस प्रकार विषाणु प्रकार लिम्फोसाइट्स होती हैं। इस प्रकार विषाणु शरीर में पहुंचकर इन कोशिकाओं को संक्रमित करता है और एक विषाणु निर्मित करता है जो पोषक कोशिका के DNA को समाविष्ट हो जाती है। और एक विषाणु शरीर में निर्मित यह पोषक कोशिका के तंत्र का प्रयोग करते हुए अपने लिए प्रोटीन का आवरण तैयार करता है तथा RNA का निर्माण भी करता है, जिससे नए विषाणु बनने लगते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। HIV के मुख्य लक्ष्य कोशिकाएं टारगेट सेल्स T4 लिम्फोसाइट्स होती हैं। इस प्रकार विषाणु शरीर में पहुंचकर इन कोशिकाओं को संक्रमित करता है और एक विषाणु निर्मित करता है जो पोषक कोशिका के DNA में समाविष्ट हो जाता है। और एक विषाणु शरीर में निर्मित यह पोषक कोशिका के तंत्र का प्रयोग करते हुए अपने लिए प्रोटीन का आवरण तैयार करता है तथा RNA का निर्माण भी करता है, जिससे नए विषाणु बनने लगते हैं। आगे देखते हैं। लिम्फोसाइट्स कोशिका के नष्ट होने के प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने लगता है। सामान्यतः 4 से 12 वर्षों तक तो व्यक्तियों को HIV के संक्रमण का पता ही नहीं चलता है। यानी कि 4 से 12 वर्ष बहुत टाइम होता है, तो बच कर रहें इन सब चीज़ों से।
एक बार फिर से सुन लीजिए। लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं के नष्ट होने के प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने लगता है। सामान्यतः 4 से 12 वर्षों तक तो व्यक्तियों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें एचआईवी हुआ है कि नहीं। तो चेकअप तो जरूर ही करवा लें। आगे देखते हैं। धीरे धीरे प्रतिरक्षण क्षमता कमजोर होने से जब व्यक्ति पूर्ण रूप से एड्स धीरे धीरे प्रतिरक्षण क्षमता कमजोर होने से जब व्यक्ति पूर्ण रूप से एड्स से ग्रसित यानी कि एड्स का शिकार हो जाता है तो उस में भूख की कमी, कमजोरी, पूर्ण शरीर में दर्द, खांसी, जुकाम व आंत में घाव, सतत ज्वर एवं अतिसार तथा जननांगों पर मस्से हो जाते हैं। अंततः इस प्रतिरक्षण तंत्र इतना दुर्बल हो जाता है कि व्यक्ति अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है तथा उसकी अंत में मृत्यु हो जाती है। सब चीज़ों से बहुत ही बचकर रहने की ज़रूरत है। वैसे भी एड्स का कोई वो नहीं हुआ, अभी तक इलाज नहीं हुआ है, या एड्स का कोई मुख्य रूप से टैबलेट या इंजेक्शन नहीं आया हुआ है। इसका इलाज अभी तक संभव ही नहीं हुआ है। एड्स का इलाज अभी तक संभव ही नहीं हुआ है। इसलिए एड्स से बहुत ही ज़्यादा बच कर रहने की ज़रूरत है आप लोगों को। चलिए देखते हैं आगे। इसको मैं आगे बताती हूँ कि कैसे ये फैलता है, कैसे हम इससे बच सकते हैं। सब कुछ जानते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखे रहें, बीच में स्किप ना करें, बने रहें लास्ट तक। चलिए देखते हैं आगे। एड्स रोग का संचरण। रोगी के शरीर में स्वस्थ मनुष्य यानी कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर के साथ रुधिर स्थानांतरण यानी कि रुधिर का आदान प्रदान करना, एक दूसरे को रुधिर देना बिना उसके चेकअप करा के उसको एड्स हुआ है कि नहीं हुआ, उससे कोई बीमारी है कि नहीं हुई, बस दे दिया इस तरह में। यौन संबंध बनाने के यानी कि यौन संबंध जो असुरक्षित रूप से यौन संबंध बनाते हैं लोग, उससे एड्स बहुत होता है। इंजेक्शन की सुई का उपयोग यानी कि एक बार से ज़्यादा उपयोग की गई इंजेक्शन की सुई। हम लोग डॉक्टर्स क्या करते हैं कभी कभी कि एक बार से ज़्यादा उपयोग में की गई सुइयों को भी उपयोग में ला देते हैं। बस उसी से किसी एक के शरीर में लगने के बाद उसे दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए। इंजेक्शन की सुई के उपयोग से रोगी माता से उसकी संतानों में संचरण आदि एड्स रोग के विषाणु संचरण की विधियां हैं। यानी कि अगर किसी माता को एड्स रोग है तो उसके बच्चे को भी एड्स रोग हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। एड्स रोग निदान एवं उपचार। अभी तक एड्स के लिए किसी भी प्रभावशाली स्थायी उपचार की विधि का विकास नहीं हो पाया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका अभी तक इलाज संभव नहीं हो पाया, इसलिए संसार में सैकड़ों लोगों की मृत्यु प्रतिदिन इस रोग से हो जाती है। तो इन रोगों से बहुत ही ज़्यादा बचकर रहने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आगे। एड्स पर नियंत्रण या असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करना नहीं चाहिए। असुरक्षित यौन संबंध नहीं स्थापित करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि असुरक्षित रूप से यौन संबंध नहीं स्थापित करना चाहिए। एक बार से ज़्यादा उपयोग की गई इस सुई का प्रयोग दोबारा नहीं करना चाहिए। एड्स संक्रमित व्यक्ति को किसी भी तरह के रुधिर दान नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर किसी को एड्स रोग है तो उसे अपना खून नहीं देना चाहिए किसी को भी, या फिर रक्तदान नहीं करना चाहिए। आपका फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो। चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। व्यसन किसे कहते हैं? नशीली दवाओं के नाम बताइए। यानी कि हमें बताना है कि व्यसन किसे कहते हैं और नशीली दवाइयों के नाम भी बताने हैं। आज ये पूरा चैप्टर, ये 6th चैप्टर को आज पूरा ख़त्म करके ही जाना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। मैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आती हूँ जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और हर बार आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को मेरे लास्ट तक देखते रहें, वीडियो को बीच में स्किप न करें, वरना फिर क्वेश्चन आपके स्किप हो जा सकते हैं। फिर बाद में मुझे मत कहिएगा कि यार ये कैसे हो गया ये। चलिए देखते हैं आगे। व्यसन, जब किसी औषधि को लगातार लेते रहने से व्यक्ति को उस पर आश्रित हो जाता है, यानी कि व्यक्ति को उसकी लत लग जाती है, तो इसे औषधि व्यसन या ड्रग एडिक्शन कहते हैं। ऐसा व्यक्ति उक्त औषधि के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से रोगी हो जाता है। नशीली दवाइयों का आदि व्यक्ति इन औषधियों का प्रयोग करने के बाद स्वयं को अधिक फुर्तीला एवं स्वस्थ महसूस करता है। यानी कि अगर आपको किसी चीज़ की लत लग जाती है तो उसको करने के बाद ही आपको स्वयं में स्वस्थ एवं फुर्तीला महसूस करते हैं। तो इन सब चीज़ों से तो पहली बात बचकर रहें। किसी भी औषधि को ना लें लगातार रूप से, और इनसे बचकर रहिए, जितना हो सके उनसे बच के रहिए। नशीली औषधियों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ नशीली औषधियाँ। चलिए देखते हैं आगे।
सामक एवं निद्रा कारक औषधि। पहली नशीली औषधि है सामक एवं निद्रा कारक औषधि। ये औषधियाँ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालती हैं, मस्तिष्क के तनाव एवं उत्सुकता को कम करती हैं एवं निद्रा लाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए बेलियम, लिब्रियम, बर्बिट्यूरेटस, इक्विनिल आदि। चलिए देखते हैं दूसरा। उत्तेजक या एंटी डिप्रेटेंट्स। ये औषधियाँ भी केंद्रीय तंत्रिका पर प्रभावित करती हैं। इनसे कष्ट से राहत मिलती है, यानी कि तकलीफ हो, दर्द हो, कुछ भी हो तो आपको इनसे राहत मिल सकती है अगर आप इन दवाइयों को खाते हैं। लेकिन खाने का एक सही समय होता है, एक सही तरीका होता है। ये नहीं कि आप इन औषधियों को इतना ज़्यादा खाएं कि आप इनके आदी हो जाएं। आगे देखते हैं। रुधिर चाप बढ़ जाता है तथा मानव का स्वभाव उग्र हो जाता है, जैसे टाइफेरेनिल, कैफीन, थाइन, चाय, कॉफी, कोको, मेथिल फेनिटेट आदि। यानी कि चाय कॉफी भी एक तरह से लत ही है। इन पर अग्रसित या आश्रित ना होएं। मैं तो पीती नहीं हूँ भाई, मुझे तो नहीं पसंद ये सब कुछ भी। विभ्रमक या साइकेडेलिक देखते हैं आगे। यह श्रवण व दृष्टि भ्रम उत्पन्न करती है या यह विचार तथा भावनाओं में बदलाव लाने में की औषधि है। यानी कि अगर आप विभ्रमक या साइकेडेलिक औषधि का प्रयोग करते हैं तो आपके सुनने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, दृष्टि भ्रम हो सकता है। यह विचार तथा भावनाओं में बदलाव लाने वाली औषधि है, जैसे चरस, गांजा, भांग व हशीश, मैरिजुआना, एलएसडी, मेस्कालाइन, सिलोसाइबिन आदि। आपका 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट है, तो चलिए देखते हैं 6th क्वेश्चन। इंटरफेरॉन क्या है, बताना है आपको इंटरफेरॉन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक वीडियो को देखे रहें, बीच में स्किप न करें। यह कशेरुकी जंतुओं में विषाणुओं से संक्रमित कोशिका द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है जो इन कोशिकाओं को विषाणु से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपका 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट है, तो चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन। सहज जन्मजात एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिखने, तो चलिए देखते हैं। पहले सहज जन्मजात प्रतिरक्षा को पूरा देख लेते हैं, उसके बाद उपार्जित प्रतिरक्षा में बताएंगे। यह जन्मजात के समय से ही पाई जाती है, यानी कि सहज जो जन्मजात प्रतिरक्षा होती है जन्म के समय से ही पाई जाती है। दूसरा नंबर है यह एक अविशिष्ट सुरक्षा प्रतिक्रिया है जो स्वतः प्राप्त होती है। तीसरा है यह रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए विभिन्न प्रकार से अवरोध उत्पन्न करती है, जैसे त्वचा रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। मुख की लार, आँखों के आंसू रोगाणुओं की तीव्र वृद्धि को रोकते हैं। श्वेत रुधिराणु रोगाणुओं का भक्षण करते हैं। आगे इसमें देखते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। यह रोगाणु या प्रतिजन के प्रभाव से उत्पन्न होती है। यह रोगाणु या प्रतिजन के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया से बनाए गए प्रतिरक्षियों से प्राप्त होती है। तीसरा नंबर है प्रथम बार किसी रोग के रोगाणुओं से सामना होने पर अनुक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप प्रतिरक्षी का निर्माण होता है तथा इस रोगाणु के पुनः आक्रमण होने पर स्मृति आधारित प्रतिक्रिया बहुत टीकाकरण द्वारा भी प्राप्त की जाती है, जैसे उदाहरण के लिए टेटनस, चेचक आदि के टीके। आपका 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट है, चलिए देखते हैं 8th क्वेश्चन। एंटअमीबा हिस्टोलिटिका तथा एंटअमीबा जिंजीवेलिस शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? इनसे उत्पन्न मनुष्य में एक रोग का नाम लिखिए, अथवा क्वेश्चन को इसी तरह दूसरी तरफ से दूसरा टाइप दिया गया। मनुष्य में अमातिसार रोग किससे उत्पन्न होता है? चलिए देखते हैं। एंटअमीबा हिस्टोलिटिका यह मानव शरीर में की आंत में पाए जाने वाला अंतःपरजीवी प्रोटोजोआंस है जो अमीबीय पेचिश रोग उत्पन्न करता है। यानी कि अगर मानव के शरीर में अंतःपरजीवी प्रोटोजोआंस है तो यह अमीबी पेचिश रोग को उत्पन्न करता है। एंट अमीबा जिंजीवेलिस देखते हैं। यह मनुष्य के मसूड़ों में पाया जाता है, यानी कि दांतों में मसूड़े जो होते हैं उनमें पाया जाता है। पाए जाने वाला अंतःपरजीवी है जो पायरिया रोग उत्पन्न करता है, जो पीला पीला सा दांतों में हो जाता है और सड़न होने लगती है, तो वही है पायरिया। इसके नियंत्रण भोजन को अच्छी तरह से
पकाकर खाना चाहिए तथा फल सब्जियों आदि को धोकर खाना चाहिए। फल सब्जियों तथा आदि को ठीक प्रकार से धोकर खाना चाहिए। अनियमित रूप से नहाना चाहिए, यानी कि नियमित रूप से नहाना चाहिए, अनियमित रूप से नहीं, सॉरी। नाखून काटना चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए, काटना क्या चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए। स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए। भोजन के पूर्व हाथ धुलना चाहिए, नहीं कि बस ऐसे ही खा लिया फिर उसके बाद हाथ धुला, ऐसे नहीं। को पहले भोजन के पहले हाथ धुलना चाहिए। आपका 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट, तो चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन। स्टेम कोशिकाओं, यहाँ पे कोशिकाओं लिख दिया है तो मैंने आगे कोशिकाओं लिख दिया है। स्टेम कोशिकाओं का कार्य लिखिए। चलिए देखते हैं। अस्थि मज्जा से प्राप्त ये कोशिकाएं आजीवन शरीर में रुधिर कोशिकाओं निर्माण करती हैं। यानी कि जो ये स्टेम कोशिकाएं होती हैं ये अस्थि मज्जा से प्राप्त होती हैं, हड्डियों से प्राप्त होती हैं और जीवन पर्यंत आजीवन शरीर में रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती है, यानी कि रुधिर कोशिकाओं का ये निर्माण करने में सहायक होती है। चलिए देखते हैं। आपका 10th क्वेश्चन 9th क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाए। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, बीच में स्किप ना करें। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, हाथ से पहले नोट्स बनाती हूँ, उसके बाद फिर आपको प्रोवाइड करती हूँ, तो मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो प्लीज़ मेरे मेहनत को सफल करिए। आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट है, चलिए देखते हैं 10th क्वेश्चन। इनके नाम, इनके पूर्ण रूप से नाम लिखने हैं। MALT, CMI, AIDS, NaCO, HIV। चलिए देखते हैं। पहला है MALT, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। इंग्लिश में भी लिखा है, आपको अगर स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो आप लिख सकते हैं। देखते हैं अगला। दूसरा है CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यह कोशक माध्यित प्रतिरक्षा। देखते हैं। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट देखते हैं। NaCO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। देखते हैं नेक्स्ट। HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी कि यह मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। फुल फॉर्म भी कंप्लीट हुई, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पील पाँव या हाथी पाँव में टिप्पणी लिखनी है, तो चलिए देखते हैं। पील पाँव और हाथी पाँव में टिप्पणी लिखनी है, चलिए देखते हैं। पील पाँव या हाथी पाँव, स्लीपद या फाइलेरिएसिस, वुचेरिया बैंक्राफ्टाई को फाइलेरिया वर्म कहते हैं। यह संघ निमेटोडा का परजीवी जंतु है। मानव के में इनके संक्रमण से हाथी पांव या पील पांव रोग उत्पन्न हो जाता है। इसका संक्रमण मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से इसके संक्रमण से पैरों में शोथ व जनन अंग में भारी विरूपता आ जाती है। इस रोग से बचाव के लिए मच्छरों को नष्ट करना चाहिए, उनके काटने से बचना चाहिए। रोगाणु कृमि जरायुज होता है। इसके किशोर माइक्रोफाइलेरियाई कहलाते हैं। रोग के उपचार हेतु हेटराजिन, एंटीमनी तथा आर्सेनिक के यौगिक उपयोग में किए जाते हैं। आपका 11th क्वेश्चन भी कंप्लीट है, तो चलिए देखते हैं 12th एवं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपका कैंसर पर टिप्पणी लिखनी है, तो चलिए देखते हैं। कैंसर, यह रोग शरीर के कोशिकाओं के अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है। कोशिकाओं में उपस्थित आंकोजीन्स के सक्रिय हो जाने से अविभेदित कैंसर कोशिकाएं बनने लगती हैं। कुछ पदार्थ कैंसर उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। इन्हें कैंसर कारक या कार्सिनोजन भी कहते हैं। आपका 12th एंड लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। वीडियो को मेरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। ऐसे ही मुझे प्रोवाइड करते रहें, ऐसे मुझे अपना साथ अपना प्यार बनाए रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी अन्य सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।